Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope that you all are doing great by the mercy of Allah Kareem. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, योर यूनिट नंबर 2 ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफी। ठीक है। अब बेटा, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, इसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले समझो। This chapter can make a very good combination with your unit number 1 topography। उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बनता है। Secondly, it can also make a good combination with your unit number 7, जो कि एग्रीकल्चर itself बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप पूछोगे कैसे। देखो बेटा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से पाकिस्तान के रीजन में किस तरह का टेम्परेचर, किस तरह का रेनफॉल, या किस तरह की वहां पर विंड सिस्टम है, या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जब तक आपको नहीं पता होगी, सो हाउ यू कैन इवेल्युएट कि उस जगह पर कौन से टाइप का एग्रीकल्चर हो सकता है। मेजर क्रॉप्स लग सकती हैं, खारिफ क्रॉप ग्रो होंगी, राबी ग्रो होंगी। तो ये चीज आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे और नहीं लिख पाओगे। सो दैट्स व्हाई द क्लाइमेट चैप्टर इज हैविंग अ वेरी गुड कनेक्शन विद योर यूनिट नंबर 7 एग्रीकल्चर। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो मेक अ गुड कॉम्बिनेशन विद यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन, जिसमें हम सीजनल माइग्रेशन का जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेट के बारे में बताना होता है। तो बच्चों, अब नाउ स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर की स्टार्ट ही हमारे पास कैसे होती है, विद अ कंप्लीट मैप ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का कंप्लीट मैप हमारे सामने आ चुका है बेटे। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि द डिफरेंट रीजन्स आर शेडेड विद डिफरेंट कलर्स, लाइक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड entirely वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सपीरियंस हाईलैंड क्लाइमेट। ठीक है। अब हाईलैंड क्लाइमेट क्यों बेटा, देखो अब इसका बन गया कॉम्बिनेशन टोपोग्राफी के साथ। आपने पढ़ा था टोपोग्राफी में कि दिस द ब्लू रीजन इज हैविंग मोस्टली द हाईलैंड्स। यहाँ पर आपके जो है वो हिमालयन रेंज थी, यहाँ पर आपके कराकरम थी, यहाँ पर आपका हिंदू कश था। ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी दीर सवात कोहिस्तान रेंजेस थी, फिर आपकी वेस्टर्न साइड की रेंजेस थी। ठीक है। तो मींस दिस एरिया इज हाईलैंड। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट प्रिवेल करता है वो हाईलैंड क्लाइमेट होता है। इसके बाद लोलैंड क्लाइमेट। अब लोलैंड क्लाइमेट हमारा पंजाब में और सिंध में और कुछ एरिया बलूचिस्तान का यहाँ प्रिवेल करता है। देन वी हैव एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट इज बेसिकली अ डेजर्टेड क्लाइमेट, जो कि पाकिस्तान के दो रीजन्स में हमें नजर आता है। एक तो साउथ ईस्ट में और एक साउथ वेस्ट में हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है भाई। सो ये हमें यहाँ पर डेजर्टेड क्लाइमेट नजर आ गया। इसी के साथ साथ यू कैन सी इन द साउथ वी हैव द कोस्टल क्लाइमेट। और ये पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट के ऊपर आता है। मतलब बलूचिस्तान और सिंध की जो कोस्टल बेल्ट है, वहां पर हमारे पास कोस्टल क्लाइमेट है। तो बच्चों, अब हमें देखना होगा कि ये क्लाइमेट क्यों डिफरेंट है, किन किन चीजों की वजह से वेरी करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है। ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों दो बेसिक डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। और वो बेसिक डेफिनेशंस क्या है बेटा, नंबर 1 वी हैव द वेदर एंड देन वी हैव क्लाइमेट। हमारे पास वेदर है और क्लाइमेट है, दोनों की बेसिक डेफिनेशंस आ गई। बेटा वेदर क्या होता है, वेदर का मतलब होता है डे टू डे चेंजेस, या फिर हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कि मतलब बहुत क्विकली अगर हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर चेंज आ रहा है बेटा, जैसे सुबह सनी मॉर्निंग थी, उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशन थी, फिर उसके बाद रेनफॉल स्टार्ट हो गई, फिर क्लियर वेदर हो गया। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत क्विकली चेंजेस हो रहे हैं। सो दैट्स कॉल्ड वेदर। तो भाई क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट इज अ जनरलाइज्ड पिक्चर ऑफ वेदर ओवर 30 years। किसी भी एरिया की स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है बेटा, ये देखना कि वहां पर एवरेज टेम्परेचर हाई कितना हो रहा है, लो कितना हो रहा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट है, जो एक जनरलाइज्ड पिक्चर है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की किसी भी जगह के। ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। Another big difference is कि weather change within a very short period while climate change after a long period। तो ये चीजें हमारे पास बहुत क्लियर हो गई। अब हम उस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं कि जिससे रिलेट
कैम्ब्रिज कैन आस्क सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। लेकिन हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, अभी आपने देखा कि हाईलैंड क्लाइमेट, लोलैंड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, कोस्टल क्लाइमेट, ये सब आपस में वेरी करते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। तो अब हम यही समझेंगे कि भाई व्हाई द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज नॉट सेम थ्रू आउट द पाकिस्तान। कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक ही मंथ में, एक ही डे पे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टेम्परेचर है ना भाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग इन कराची, मैं कराची में बैठा हुआ, तो अब मैं जो टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ डेफिनेटली इट विल नॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल हु आर लिविंग इन सवात। ठीक है, चलो मैं आपको इजी कर देता हूँ भाई। कराची आ गया यहाँ पर जहां पर मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और सवात आ गया भाई आपका नॉर्दर्न एरिया। तो जो एक्सपीरियंस टेम्परेचर मैं कराची में कर रहा हूँ वो टेम्परेचर सवात में नहीं होगा, बल्कि बहुत कम होगा। तो ऐसा क्यों होता है? अब हमारा जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे रिलाई करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर वेरी करता है, रेनफॉल वेरी करती है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास बच्चा आता है जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल इफेक्ट या फिर एल्टीट्यूड इफेक्ट। ठीक है, हम चलो एल्टीट्यूड इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, इसको हाइट फैक्टर भी कहा जा सकता है, राइट। अब आप देख सकते हो पिक्चर में कि आपको क्या नजर आ रहा है कि एक माउंटेन है, और माउंटेन के बॉटम पे अगर मैं देखूं तो आई हैव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जैसे ही मैं माउंटेन के टॉप पे जाता हूं तो वो 25 हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? सिंपल तरीका ये हमें पता लगा कि जितनी ज्यादा एलिवेशन बढ़ती जाती है, जितनी हाइट बढ़ती जाती है, उतना टेम्परेचर कम होता जाता है। इट्स मीन दैट टेम्परेचर हैज इनवर्स रिलेशन विद द हाइट। जितनी हाइट ज्यादा उतना टेम्परेचर कम। याद रहेगी बात, जितनी हाइट ज्यादा उतना टेम्परेचर कम। ऐसे क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब हम लोअर एलिवेशन पे होते हैं, लो एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो वहां एयर हमारी डेंस होती है, और एयर डेंस होने की वजह से हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बेटा ऊपर मूव करते जाते हैं भाई, पहाड़ी पे जाते जाते हैं, तो फिर क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है ना भाई। यही रीजन है। अभी इस टाइम जून के टाइम पे जब मैं क्लास को आपकी कंडक्ट कर रहा हूँ, जून के टाइम पे भी कराची वालों को बहुत गर्मी लग रही। अब वो कराची वाले जब नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, सवात जाएंगे, चित्राल जाएंगे, गिलगित जाएंगे, सो दे विल एक्सपीरियंस द लेस टेम्परेचर। ठीक है भाई, ऐसे ही होगा। तो दिस इज द एल्टीट्यूड इफेक्ट, इसी का नाम एल्टीट्यूड इफेक्ट है। अच्छा, अब कैम्ब्रिज हमसे कैसे पूछ सकता है? चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, इसी एल्टीट्यूड इफेक्ट से रिलेटेड, एंड वी कैन सी दैट हाउ द कैम्ब्रिज कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से पूछ सकता है आपसे कि एक्सप्लेन व्हाई सवात एक्सपीरियंस लेस टेम्परेचर इन द समर्स देन द कराची। ठीक है भाई, एक हमने एक आइडियली क्वेश्चन बना लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पास पेपर में आया हुआ है, आया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आप बताओ कि सवात लेस टेम्परेचर एक्सपीरियंस क्यों करता है समर में एज कंपेयर टू कराची। तो फिर इसमें आप अपना आंसर इस तरीके से बताओगे कि द सवात लाइज ऑन हाई एल्टीट्यूड while Karachi lies on the low altitude, so temperature is having inverse relation with the height. As the height increase, the temperature decrease. सिंपल सा फिनोमेना, जो अभी हमने पढ़ा वही इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो ये था हमारा एल्टीट्यूड इफेक्ट, जिसको हम हाइट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द लैटिट्यूड इफेक्ट। अब ये लैटिट्यूड इफेक्ट क्या होता है? अब हम इसको जरा थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। Now you can see on your screen that we are having the sun and the earth. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो हमारी अर्थ का सेंट्रल पार्ट होता है उस पे हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है। वी कॉल्ड इट इक्वेटर। क्या कहते हैं भाई हम उसको? इक्वेटर, सेंट्रल लाइन, इमेजिनरी लाइन। अब आप देखो कि जो सन रेज स्ट्राइक करती हैं अर्थ सरफेस को, तो दे आर हैविंग द डायरेक्ट एंगल ऑन द इक्वेटर।
तो आप देख रहे हो जो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का, जो इक्वेटर है, उस पे सनरेज डायरेक्ट हिट कर रही हैं, एंगल ज्यादा है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हैं, है ना, जैसे जैसे उससे दूर जाते जा रहे हैं, तो वो एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप एक चीज यहां पर देखो कि जो हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ अर्थ है और एक्सट्रीम साउथ है, तो इस पे जो पड़ने वाली रेज हैं वो बिल्कुल स्लैंटिंग रेज हैं, मतलब टकराती हुई जा रही हैं, और उनका एंगल बहुत ही कम है। तो तभी आप एक बात समझ लो कि जो हमारे हमारा जो एक्सट्रीम नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो बहुत फ्रीजिंग होता है, वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो उसका रीजन यही होता है कि वहाँ जो सनरेज हैं वो बहुत लेस इफेक्टिव होती हैं, उनका एंगल बहुत कम होता है। और इसी तरीके से आप देख लो इक्वेटर के ऊपर अगर हम अफ्रीका को देखें, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अफ्रीका में कैसी गर्मी होती है। तो जितना ज्यादा हम इक्वेटर के करीब होते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा, और जितना हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो आप देखो इसको हमने लिखा कैसे बेटा, एरियाज नियर इक्वेटर और ट्रॉपिक्स। अब याद है मैंने ट्रॉपिक्स के बारे में क्या बात बताई थी, कि बेटा ट्रॉपिक्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम हमारी अर्थ को थोड़ा सा जूम करके और समझें। ठीक है। अब ये हमारी अर्थ है बेटा। अब अर्थ के ऊपर एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइक दिस, और एक अर्थ के नीचे लाइन होती है इमेजिनरी लाइक दिस। ठीक है। अब ये जो लाइन होती है बेटा अर्थ के ऊपर वाली, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CAN। और ये नीचे वाली जो होती है ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब आप बोल लोगे कि सर इक्वेटर पे तो पाकिस्तान लाई नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ट्रॉपिक्स के बिल्कुल करीब है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नियर है। ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। पहले हम इसकी वर्डिंग को देख लेते हैं। वर्डिंग हमारे सामने कह रही है कि एरियाज नियर इक्वेटर और ट्रॉपिक्स एक्सपीरियंस मोर इंटेंस हीट एज कंपेयर टू एरियाज विच आर फार अवे। है ना भाई, कितना सिंपल है कि वो एरियाज जो ट्रॉपिक के करीब हैं, ठीक है, या इक्वेटर के करीब हैं, वो ज्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगे बजाय इसके कि वो जो दूर हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि यार इक्वेटर पे तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन क्या इक्वेटर के या ट्रॉपिक्स के करीब है? सो द आंसर इज यस। अब नाउ वी आर हैविंग द पाकिस्तान मैप अगेन। तो पाकिस्तान के मैप के इस तरीके से नीचे से हमारे पास जो लाइन पास हो रही है, दैट लाइन नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। अब आप एक चीज नोट कर सकते हो कि जो पाकिस्तान का ये जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, दिस साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, while the northern part of Pakistan is very far away from the tropic। ऐसा ही है बच्चा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, और अब हम बनाएंगे लैटिट्यूड इफेक्ट से रिलेटेड। चलो भाई, यहां पर हम लैटिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं भाई। एक्सप्लेन वाई जैकबाबाद एक्सपीरियंस मोर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर देन द सवात। ठीक है, सवात का दोबारा से हमने क्वेश्चन बना लिया भाई। अब इसको आप लिख देंगे 2 मार्क्स के लिए, कि भाई आप बताइए कि जो जैकबाबाद है वो क्यों ज्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है सवात से ज्यादा समर्स के अंदर। चलो भाई, अब हम लोकेशंस देखते हैं। ठीक है। नाउ आई एम मार्किंग द लोकेशन ऑफ जैकबाबाद सम हाउ हेयर। ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं जैकबाबाद, और यहां पर आ गया हमारा सवात। ठीक है। अब आप खुद इवेल्युएट कर सकते हो, देख सकते हो कि विच सिटी इज नियरर टू द ट्रॉपिक। कौन सी सिटी नियर है भाई, जल्दी से बताओ। सवात या जैकबाबाद? यस, जैकबाबाद। ठीक है। जैकबाबाद इज मच नियर टू द ट्रॉपिक, है ना भाई, एज कंपेयर टू सवात। सो दैट्स व्हाई जैकबाबाद टेम्परेचर विल बी हाई एज कंपेयर टू द सवात टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है बेटे? ये सारी चीजें लैटिट्यूड इफेक्ट की वजह से हो रही हैं। अच्छा बाय द वे सर, आपने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन सर आपने यही नहीं बताया हमें
कि ये लैटिट्यूड क्या है। तो बच्चों भूल गए टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हमने क्या पढ़ा था कि भाई दो तरह से लाइंस होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो इस तरीके की होती हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड एंड दीज आर लैटिट्यूड। तो देख लो हम डील कर रहे हैं लैटिट्यूडनल लाइन से, ऐसी है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लैटिट्यूडनल इफेक्ट। आई होप कि समझ आ गई होंगी चीजें आपको। ठीक है, नाउ कम टू द सी इफेक्ट। अब हम सी इफेक्ट को पढ़ते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। हम इसको मैरी टाइम इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। अब सी इफेक्ट में आप देखो बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक रिलेशन दिखाऊंगा। और वो रिलेशन है कुछ इस तरीके से। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जरा ध्यान से देखो कि इसमें हो क्या रहा है बेटा। थोड़ी देर के लिए आप लोग एल्टीट्यूड को जरा इग्नोर कर दो एंड ओनली फोकस ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड। अब आपको टेम्परेचर, प्रेशर और विंड में क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट पिक्चर में देखो कि जब हमारा टेम्परेचर कम है, डाउनवर्ड एरो विद रेड color showing the less, reducing, decrease. When the temperature is less, the atmospheric pressure will be high and winds will move away from that area. Done? Opposite kar do. If the temperature of any place is high, the pressure will be low and winds will move toward that area. समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा समझो। When the temperature is low, pressure will be high. ये कौन से प्रेशर की बात हो रही है? पढ़ाई का प्रेशर? नहीं भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है। मेरा प्यारा बच्चा, जरा समझो मेरी बात को। हर एक प्लेनेट का अपना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जुपिटर का अपना होगा, मार्स का अपना होगा, हमारी अर्थ का भी अपना है। ठीक है, तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यहाँ काउंट करें। टेम्परेचर कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, विंड्स विल मूव अवे फ्रॉम दैट एरिया। अब टेम्परेचर ज्यादा कर दो, समर्स की बात करो। When the temperature will be high, the pressure will be low and winds will move toward that area. डन हो गया भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दिस टॉपिक कि सर ये विंड्स के साथ क्या हो रहा है। ये विंड्स कभी दूर जा रही हैं, कभी करीब आ रही हैं। तो मेरा बच्चा देखो, विंड्स की एक आदत होती है कि विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। ठीक है, विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। विंड्स नेवर एवर मूव फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, कभी भी नहीं। ठीक है, विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो बच्चा जहां पर हाई प्रेशर बनने लगेगा तो विंड्स उस एरिया से अवे मूव करेगी, और जहां पर प्रेशर कम होगा तो विंड उस एरिया के टूवर्ड मूव करेगी। ठीक है, इस तरीके से हम विंड्स की यहाँ पर बात करें। तो आप ये भी देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर साइड पे। तो अब जरा इसको समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेट्स जूम इट। अब ड्यूरिंग समर लैंड हीट्स अप मोर क्विकली एज कंपेयर टू द सी। बच्चों ये हमने अपनी बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है कि सॉलिड बहुत जल्दी हीट अप होता है और कूल डाउन होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड। याद है ना भी बच्चों, साइंस की क्लास 4-5 क्लास में बताया जाता है भाई कि क्यों ऐसा होता है। सॉलिड जल्दी हीट अप होता है, वाटर देर से हीट अप होता है, कूल डाउन भी देर से होता है। याद आया भाई? छोटी छोटी क्लास में हमने पढ़ा था। हाँ चलो, अब मेरा बच्चा देखो कि जब समर्स होती है हमारे पास तो हमारी लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी हीट अप होती है, क्विकली हीट अप होती है, और हमारा जो वाटर होता है वो बहुत स्लोली हीट अप होता है। अच्छा तो सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा मेरा बच्चा कि हमारा जो टेम्परेचर है, अब देखना मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेचर है सरफेस का वो बढ़ जाएगा, राइट। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ऐसे ही है, अभी हमने पढ़ा कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और विंड्स उसके टूवर्ड मूव करती हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारी लैंड जल्दी हीट अप हो गई थी तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा और प्रेशर डाउन होगा। व्हाट अबाउट सी? सी का क्योंकि बेटा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इसको हीट अप होने में, तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। गॉट इट?
तो देखो दोनों सिनेरियोज आपके सामने आ गए। लैंड का टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, और सी का टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा। चलो भाई, विंड्स कैसे मूव करेंगी? हमने देखा कि भाई विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। चलो भाई, तो देख लो, हाई प्रेशर हमारे पास है सी के ऊपर, और लो प्रेशर है हमारे पास लैंड पे। ठीक है भाई। तो अब हमारी विंड्स मूव करके जा रही हैं बेटा कि नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही हैं। डन। चलो, अब हमने लिख दिया यहां पर कि हमारी विंड्स कैसे मूव करके जा रही हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो बेटा इसको कहते हैं सी इफेक्ट। इसकी वजह से सी इफेक्ट होता है। अब सी इफेक्ट होता क्या है? अब देखो, इसको बहुत इजीएस्ट वर्डिंग में समझो। द एरियाज ऑन द कोस्ट इट एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर। क्या कहा मैंने? कि जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, जो सी के साथ है, कनेक्टेड है, वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। क्या मतलब मॉडरेट का? कि ना बहुत एक्सट्रीम समर्स, ना बहुत एक्सट्रीम विंटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो भाई, नहीं नहीं समझ आया ना, दोबारा से। जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, दे एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। मॉडरेट का मतलब क्या है सर? मॉडरेट का मतलब है ना बहुत एक्सट्रीम गर्मियां, ना एक्सट्रीम सर्दियां। ठीक है। लेकिन क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? अब होता है, जरा कहानी समझो। भाई यहां पर क्योंकि लैंड और सी साथ साथ है, तो इनकी बहुत अच्छी हो गई दोस्ती, पक्की वाली दोस्ती हो गई है। अब लैंड जैसी गर्म होना शुरू होती है, हीट अप होना शुरू होती है बिकॉज ऑफ द सन, तो भाई समंदर कहता है, भाई रिलैक्स रहो, आपका भाई मौजूद है, आप हमसे कूल एयर लो। क्या लो हमसे? कूल एयर। तो जैसी हमारी लैंड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है गर्मी की वजह से, तो फॉरेन सी इसको अपनी कूल सी ब्रीज प्रोवाइड कर देता है, ठंडी ठंडी समंदर की हवाएं दे देता है। तो इसका टेम्परेचर फौरन कम आ जाता है, कम हो जाता है ना भाई? बिल्कुल मॉडरेट हो जाता है। जो कराची में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो समझ रहे होंगे कि नो मैटर हाउ मच इंटेंस समर यू आर फेसिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन जैसी शाम होने लगती है, एक ठंडा सा एनवायरनमेंट होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो समंदरी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। ये जो विंड्स होती हैं फ्रॉम द सी स्टार्ट कमिंग इन द कराची, जिसकी वजह से टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। अच्छा, यही कुछ होता है बेटा आपके विंटर में। अब विंटर में गेम ऑपोजिट होता है, क्योंकि विंटर में भी बेटा सी इफेक्ट आएगा। तो विंटर में कैसे होता है कि जो जो हमारी लैंड है, उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। ठीक है। क्योंकि बहुत स्लोली कूल डाउन होता है ना हमारा सी, क्योंकि वाटर बॉडी है, बड़ी वाटर बॉडी है। तो अब यहां से विंड्स जाती हैं बेटा टूवर्ड द सी, लाइक दिस इज कॉल्ड द सी इफेक्ट, क्योंकि यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ प्रेशर लो है। तो अब विंड्स ऑपोजिट मूव करेंगी। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर सी इफेक्ट। अब जरा हम इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं, और मैं इसकी एक जनरलाइज्ड पिक्चर भी आपको शो कर देता हूं। अब इसकी वर्डिंग में क्या कहा जा रहा है, देखो बेटा। एरियाज विच आर नियर सी, क्या कहा जा रहा है? एरियाज which are near the sea experience moderate climatic conditions as compared to areas which are far away from the sea. ये बात हमने देखी। Land heats up more quickly as compared to sea, so all warm air absorbed by the sea and in return cool sea breeze move toward the land, make the temperature moderate. तो ये सिंपल सा जो था बेटा हमारा, यही कहलाता है सी इफेक्ट। ठीक है। डन हो गया बेटा? आगे बढ़े। चलो, ये बात बहुत क्लियर हो गई बेटा। अब देखो, ये है वो पिक्चर कि जो मैं आपको बता रहा था, कि विंड्स मूवमेंट ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स। अब आप देख सकते हो कि पूरा सब कॉन्टिनेंट का मैप हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसमें क्या नजर आ रहा है बेटा, कि द ड्यूरिंग द समर्स द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम सी टूवर्ड द लैंड, एंड इन विंटर ऑपोजिट, द विंड्स कमिंग फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है भाई। डन हो गया। और आप ये पढ़ भी सकते हो कि मैंने रीजंस नीचे लिखे हुए हैं ऐसा क्यों होता है। नाउ कमिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइमेटिक जोन।
अब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि किसी भी क्लाइमेट के बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखना, डिटेल्स लिखना कि वो क्लाइमेट किस तरह का है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो क्लाइमेट किस तरह का है, उसमें समर्स कैसी हैं, विंटर्स कैसी हैं, विंड सिस्टम कौन सा है, एनुअल रेनफॉल कौन सी है। तो बेटा इससे रिलेट कैम्ब्रिज कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईलैंड, या फिर लोलैंड, या फिर एरिड, या फिर कोस्टल। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। कोस्टल क्लाइमेट। ठीक है। और वो 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, ये वेरी करता रहता है। तो वो आपसे इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पूछ सकते हैं बेटा, कि आप हाईलैंड का बताइए, लोलैंड का बताइए, एरिड का बताइए। ठीक है। तो उसमें आप लोग को क्या बताना होता है? उसमें आप लोग को बताना होता है बेटा कि वहाँ की समर्स कैसी हैं, विंटर्स कैसी हैं। ठीक है। विंड सिस्टम क्या है, और प्रेसिपिटेशन कितने अमाउंट में हो रही है, एनुअल रेनफॉल की हम बात करें। तो आप देख लो कि जो हाईलैंड एरियाज होते हैं, वहाँ की जो समर्स होती हैं वो बहुत शॉर्ट और माइल्ड होती हैं। शॉर्ट का मतलब होता है बेटा कि वो बहुत देर से स्टार्ट होती हैं। अगर आप देखो तो वहाँ की एक्चुअल समर स्टार्ट होती हैं मार्च के बाद से, और कब तक रहती हैं बेटा? सितंबर तक। उसके बाद जब अक्टूबर आते तो फिर विंटर आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ विंटर्स वहाँ की लॉन्ग, कोल्ड और स्नोई होती हैं बेटा। लॉन्ग का मतलब है कि वो काफी ड्यूरेशन तक रहती हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, इतने 5 मंथ्स नियरली वहां पर विंटर्स रहती हैं। कोल्ड होती हैं और स्नोई होती है। स्नोई का मतलब बेटा स्नो फॉलिंग की हम यहाँ पर बात करें, वहां स्नोफॉल होती है। इसके बाद बेटा विंड सिस्टम की आप बात कर सकते हैं, जैसे समर मॉनसून नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स को कवर करती हैं, वेस्टर्न डिप्रेशन वेस्टर्न हाईलैंड्स को कवर करती हैं। अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि सर समर मॉनसून क्या होती हैं, सर वेस्टर्न डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह ये रेनफॉल के टॉपिक्स में मैं आपको समझाऊंगा, जो आगे आने वाले टॉपिक्स है। अब इसके अलावा प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, कितने अमाउंट की रेनफॉल हो रही है। तो देखो जो हमारा हाईलैंड है, वहां पर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलती है। दैट इज, अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें, 500 to 800 mm। ठीक है। फिर वेस्टर्न की बात करें तो 125 to 200 mm। ये हमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलती है। तो बेटा अब सवाल ये है कि हाउ यू कैन राइट द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू नीड टू मर्ज ऑल दीज थिंग्स इन अ सिंगल पैराग्राफ। मैं आपको बताता हूं कि मैं हमेशा ऐसे कंटेंट लिखता हूं कि सिर्फ आपको इतना करना होता है कि उसको एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर कंपाइल करना होता है। ठीक है, ऐड करना होता है, और आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो हाईलैंड क्लाइमेट के अंदर आपके पास क्या है बेटा? शॉर्ट एंड माइल्ड समर्स आ चुकी हैं, विंटर्स लॉन्ग, कोल्ड, स्नोई। तो अब आप अपना आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे, जैसे अभी मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक आइडियल आंसर आप ऐसे लिखना: द समर्स इन द हाईलैंड क्लाइमेट आर शॉर्ट एंड माइल्ड, वेयर एज winters are long, cold, and snowy. Moreover, the annual amount of rainfall in the northern mountains are 500 to 800 mm, whereas in the western mountains 125 to 200 mm। देखा, इस तरीके से करके आप अपने आंसर को लिखोगे, और ये एक बहुत ही परफेक्ट आंसर बन जाएगा, जिसके अंदर आप तकरीबन हर एक मेन बात बता देते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से बेटा मैं बाकी चीजें भी आपको शो कर रहा हूँ। लो लैंड क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट है, कोस्टल क्लाइमेट है। सिर्फ इसको एक दफा आप रीड आउट कर लेना, और ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। सो बेटा ये जो हमने पार्ट डिस्कस किया आज की क्लास में, दिस इज मेनली रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइमेट। और इसके अंदर आज की क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट को भी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, और ज्यादातर हमारा फोकस जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट पे ज्यादा रहा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, और ये पास्ट पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसको सॉल्व करते हुए भी देखेंगे।